नमस्ते और स्मार्ट बुक रिकैप हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जीवन यात्रा पर निकल रहे हैं जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस। साहस, क्रांतिकारी दृष्टिकोण और भारत की आज़ादी के लिए अटूट समर्पण के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस की कहानी विद्रोह, बलिदान और रहस्य से भरी है। उनके बंगाल के शुरुआती दिनों से लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेतृत्व और वैश्विक गठबंधनों तक हम उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से देखेंगे। यह एक लंबी और रोमांचक कहानी है, तो तैयार हो जाइए और चले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गाथा की शुरुआत से। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 30 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा, तब बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा में एक प्रतिष्ठित बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील और सरकारी अभियोजक थे, जो बाद में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी, जिनके आध्यात्मिक मूल्यों ने सुभाष के प्रारंभिक चरित्र को आकार दिया। 14 भाई बहनों में 9वें, सुभाष एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में पले बढ़े, जहां शिक्षा और सार्वजनिक सेवा को महत्व दिया जाता था। बचपन में सुभाष जिज्ञासु और संवेदनशील थे। वे ब्रिटिश शासन के तहत गरीबी और उत्पीड़न से गहरे प्रभावित थे। एक कहानी के अनुसार 5 साल की उम्र में उन्होंने पूछा कि उनके घर के नौकर अलग और गरीब परिस्थितियों में क्यों रहते हैं, जो उनकी सहानुभूति को दर्शाता है। उनके पिता की स्थानीय राजनीति में भागीदारी ने उन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ चर्चाओं से अवगत कराया, जिसने उनके मन में विद्रोह के बीज बोए। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई, जहां वे कुछ भारतीय छात्रों में से एक थे, फिर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1909 में परिवार कलकत्ता चला गया और उन्होंने रावेंशो कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनकी बौद्धिक क्षमता चमकी। 1913 में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में शामिल हुए, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन 1916 में एक ब्रिटिश प्रोफेसर E.F. ओटेन द्वारा भारतीय छात्रों का अपमान करने पर सुभाष ने विरोध का नेतृत्व किया, जिसके कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। यह उनकी पहली औपनिवेशिक विरोधी कार्रवाई थी। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई जारी रखी और 1918 में दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी की डिग्री हासिल की। उनके पिता चाहते थे कि वे भारतीय सिविल सेवा ICS में शामिल हों, इसलिए 1919 में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के फिट्जविलियम हॉल में पढ़ाई करते हुए सुभाष ने पश्चिमी दर्शन, इतिहास और राजनीति का अध्ययन किया। 1920 में उन्होंने ICS परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, एक उल्लेखनीय उपलब्धि। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करने से इनकार कर दिया। अप्रैल 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर सुभाष ने ICS से इस्तीफा दे दिया। अपने भाई शरद को लिखा, मैं उस सरकार की सेवा नहीं कर सकता जो मेरे लोगों पर अत्याचार करती है। यह निर्णय उनकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता का प्रतीक था। 1921 में भारत लौटकर सुभाष ने गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कलकत्ता में वे देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने लगे, जो बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। दास उनके गुरु बने, जिन्होंने उन्हें जनसंघर्ष और रणनीति सिखाई। सुभाष को नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फॉरवर्ड अखबार का संपादन भी किया, जिसके माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को फैलाया। 1923 में जब दास कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने, सुभाष को 26 साल की उम्र में इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। उनकी कार्यकुशलता ने सम्मान अर्जित किया, लेकिन उनके कट्टर विचारों के कारण 1924 में बंगाल आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें मांडले, बर्मा में 3 साल के लिए निर्वासित किया गया, जहां कठिन परिस्थितियों में उन्हें तपेदिक TB हो गया। जेल में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया और लेखन किया।
1927 में खराब स्वास्थ्य के कारण रिहा होने पर सुभाष कलकत्ता लौटे और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। उनके करिश्माई भाषणों ने युवाओं को प्रेरित किया। 1928 के कलकत्ता कांग्रेस सत्र में उन्होंने गांधी के डोमिनियन स्टेटस के विचार के खिलाफ पूर्ण स्वराज की मांग की, जो जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं के साथ गूंजा। 1920 के दशक के अंत तक सुभाष कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए। 1928 में उन्होंने कांग्रेस स्वयंसेवक कोर की स्थापना की, जो विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने के लिए थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में जुलूसों का नेतृत्व किया, ब्रिटिश प्रतिबंधों की अवहेलना की। कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद उन्होंने जेल से लेखन और रणनीति बनाई। 1930 में जेल में रहते हुए वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। सुभाष का स्वतंत्रता का दृष्टिकोण गांधी से अधिक उग्र था। वे आयरलैंड और रूस के क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रेरित थे और मानते थे कि केवल अहिंसा पर्याप्त नहीं हो सकती। 1938 में हरिपुरा सत्र में वे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उनकी अध्यक्षता में युवा संगठन, औद्योगिकरण और जन विद्रोह पर जोर दिया गया। लेकिन 1939 के त्रिपुरी सत्र में उनकी पुनः चुनाव ने गांधी के साथ मतभेद पैदा किए। सुभाष ने ब्रिटिशों को तत्काल अल्टीमेटम देने की मांग की, जबकि गांधी बातचीत चाहते थे। गांधी समर्थकों के विरोध के कारण सुभाष ने अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनकी कट्टरता ने उन्हें ब्रिटिशों का निशाना बनाया और 1940 तक उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में सुभाष ने इतिहास के सबसे साहसी पलायनों में से एक को अंजाम दिया। नजरबंदी में उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाई। 16 जनवरी को मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के पठान के वेश में वे अपने घर से निकल गए। भतीजे शिशिर बोस के साथ वे कार से गोमो बिहार पहुंचे, फिर ट्रेन से पेशावर। वहां से वे अफगानिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने मूक बधिर बनकर पहचान छिपाई। भारतीय क्रांतिकारियों और सोवियत एजेंटों की मदद से वे मार्च 1941 में मॉस्को पहुंचे। मॉस्को में सुभाष को समर्थन नहीं मिला, इसलिए वे अप्रैल 1941 में बर्लिन गए। वहां उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का उपयोग ब्रिटिश शासन को कमजोर करने के लिए किया। नाजी विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप से मिलकर उन्होंने युद्धबंदियों से भारतीय सेना बनाने का प्रस्ताव रखा। नाजी विचारधारा से सावधान रहते हुए उन्होंने इसे रणनीतिक जरूरत माना। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किया और रेडियो आज़ाद हिंद के माध्यम से प्रचार शुरू किया। 1942 में सुभाष ने युद्धबंदियों से इंडियन लीजियन बनाई, लेकिन प्रगति धीमी थी। इस बीच जापानियों ने सिंगापुर के पतन के बाद हजारों भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया। रास बिहारी बोस ने जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग और पहली ईना बनाई थी। 1943 में सुभाष को नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया गया। जर्मन यू-बोट और जापानी पनडुब्बी से 90 दिन की खतरनाक यात्रा के बाद सुभाष जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में उन्होंने ईना और भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व संभाला। उनका भाषण "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" ने हजारों को प्रेरित किया। उन्होंने ईना को पुनर्गठित किया, जिसमें रानी झांसी रेजिमेंट जैसी महिला इकाइयां शामिल थीं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जापान, जर्मनी और अन्य ने मान्यता दी। नेताजी उपाधि प्राप्त सुभाष ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1944 में ईना ने जापानी सेना के साथ इम्फाल कोहिमा अभियान शुरू किया। सुभाष का मानना था कि भारत में प्रवेश से विद्रोह भड़केगा। चलो दिल्ली के नारे के साथ ईना ने अराकान और मणिपुर में बहादुरी से लड़ा, लेकिन कठिन भूभाग, मानसून और मित्र देशों की ताकत ने हार दी। 1944 के मध्य तक ईना और जापानी पीछे हटे। फिर भी
ईना की खबर ने भारत में प्रेरणा दी। 1945 में युद्ध समाप्त होने पर सुभाष ने सोवियत समर्थन की योजना बनाई। 17 अगस्त 1945 को वे सिंगापुर से बैंकॉक और साइगोन गए। 18 अगस्त को वे मंचूरिया के लिए जापानी विमान में सवार हुए। जापानी रिपोर्टों के अनुसार ताइहोकू, ताइपे, ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सुभाष जलने से मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी। कई भारतीयों ने माना कि वे जीवित रहे, शायद उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के रूप में। 1946 के रेड फोर्ट ट्रायल, 1956 की शाहनवाज समिति और 1970 की खोसला आयोग ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की, लेकिन 2005 की मुखर्जी आयोग ने संदेह जताया। 2016 में सार्वजनिक दस्तावेजों ने रहस्य को और गहरा किया। 1937 में ऑस्ट्रिया में सुभाष की मुलाकात एमिली शेंकर से हुई। 1937 या 1942 में उनकी शादी हुई और 1942 में उनकी बेटी अनीता का जन्म हुआ। सुभाष का पारिवारिक समय कम था, लेकिन पत्रों में उनका स्नेह झलकता है। स्वामी विवेकानंद और गीता से प्रेरित वे धर्मनिरपेक्ष थे और ईना में सभी धर्मों को एकजुट किया। उनका नारा जय हिंद राष्ट्रीय प्रतीक बना। ईना के रेड फोर्ट ट्रायल ने नौसेना विद्रोह और अशांति को जन्म दिया, जिसने ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। सुभाष का धर्मनिरपेक्ष और एकजुट भारत का दृष्टिकोण प्रेरक है। 1992 में उन्हें भारत रत्न दिया गया, हालांकि बाद में इसे वापस लिया गया। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस उनकी स्मृति को समर्पित है। स्मार्ट बुक रिकैप हिंदी के दर्शकों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस प्रेरक यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। उनकी वीरता और रहस्य हमें प्रेरित करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगली कहानी तक जय हिंद।